नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज आप लोगों के लिए वही इतिहास का पोर्शन चल रहा था। हम लोगों ने 1857 की क्रांति को पढ़ चुके थे, ठीक। लेकिन अब कल अभी गत दिनों में निकला हुआ है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस आप लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया होगा और बहुत हर्षोल्लास के साथ आपने जहाँ जहाँ संस्थाओं में जो जुड़े हैं रंगमंचन भी किया होगा और गीत भी गाए होंगे, भक्ति गीत, जोश भरे गीत। तब गणतंत्र दिवस के अब एक भारत के नागरिक होने के नाते आपसे देश को उम्मीद भी है कि आप इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म में आइए और देश के भविष्य के योगदान में देने की कोशिश करिए और अपना 100% देकर देश का भला करें और अपना भी भला करें, क्योंकि देश के योगदान में आप सभी लोगों का योगदान है। जब तक आप दृढ़ संकल्पी समयबद्ध तरीके से नहीं कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं का आंकलन नहीं कर पाएंगे, तब तक देश की भागीदारी में आपकी भूमिका नहीं हो पाएगी। आप संकल्प होकर पढ़िए, जो हमसे सहयोग हो पाता हम कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे आप भी देश की भागीदारी में अपना सहयोग दे पाएँ। चलिए हम लोग चलते हैं, इन्हीं कथनों के साथ हम अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसमें कल हम लोग अगले जो पिछला लेक्चर था 1857 क्रांति में, हमने 1857 क्रांति का पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लिए थे और उसमें से मैंने जो पॉइंट कौन कौन इंपॉर्टेंट वो भी मैंने बता दिया था। अब इसके बाद 1857 जब क्रांति होती है, इसके बाद जो कंपनी का शासन होता है, कंपनी का शासन 1857 क्रांति के बाद समाप्त हो जाता है। जब 1857 क्रांति के बाद कंपनी का शासन शुरू हो जाता है, तब फिर शासन किसका शुरू होता है? तब शुरू होता है शासन रानी विक्टोरिया का, रानी क्वीन का शासन शुरू होता है, जिसको बोलते हैं ताज का शासन। 1858 से ताज का शासन की शुरुआत होती है, जिसमें से जो लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और वही बनते हैं वायसराय। अब यहीं से गवर्नर जनरल का कार्यकाल खत्म होता है और एक नई परंपरा वायसराय के रूप में जन्म लेती है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जितने, अब इसके बाद वायसराय का पद आ जाएगा तो गवर्नर जनरल छूट जाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जितने गवर्नर जनरल हुए हैं उनके कार्यकाल में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या उन्होंने अच्छा काम किया है, बुरा काम, जो भी काम उन्होंने किया, तो उनके बारे में हम लोग एक सीक्वेंस से देख रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है ना कि इस गवर्नर के काल में ये कौन कौन से कार्य हुए, कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पूरे गवर्नर जनरल को, जितने गवर्नर और गवर्नर जनरल जितने हुए हैं अभी तक, हम लोग इनको समाप्त कर लेते हैं, इनको पूरा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग जब वायसराय का, इसके बाद जो सेकंड लेक्चर है, अब क्योंकि वायसराय चलेगा तो इसके बाद वायसराय पढ़ लेंगे। तो आपको मूव करते हुए धीरे धीरे आराम से पूरा सिलेबस मजे के साथ पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले गवर्नर जनरल है, आपको पता है गवर्नर सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इनका टाइम पीरियड है 1757 से 1760 और दूसरा कार्यकाल है, ये 2 बार आए। अभी पूरी कहानी बता रहे हैं, ठीक। इनका दूसरा जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल है 1765 से 67 तक। ये 2 कार्यकाल क्यों? अभी इसकी कहानी हम लोग जान रहे हैं। दरअसल जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो 1757 में आप पढ़े होंगे प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन पर प्लासी का युद्ध किस कार्यकाल में हुआ, तो उस समय आ गए थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने ही युद्ध लड़ा था। लेकिन उस समय जब थे ये गवर्नर जनरल नहीं थे, ये गवर्नर नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में फौज आगे बढ़ी थी। कब से? जब ये मद्रास में थे, उसे वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव बढ़े। जब कालकोठरी घटना मैंने बताई थी ना आपको, कालकोठरी घटना से ये लोग बढ़े थे, तब ये बनाए गए थे इनको। और जो दूसरी बार जब
चले गए, ये प्लासी का युद्ध करके और द्वैत शासन लगाकर ये लोग चले गए। इसके बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई है, बताया ना, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध के बाद जब हेक्टर मुनरो ने साथ दिया था, ठीक, हेक्टर मुनरो के बाद जब संधि का नंबर आया था, युद्ध करने के बाद जब संधि का नंबर आया था, तो रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाया गया था। याद रखना बात, ठीक है ना। चलिए, तो रॉबर्ट क्लाइव का क्या है, इन्होंने क्या क्या प्रारंभ, इन्हें द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत इन्होंने की। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये काल में क्या क्या हुआ, इनके कार्यकाल में इलाहाबाद की संधि हुई, इन्होंने किया। जब दूसरी बार आया 1765 में, इलाहाबाद की संधि तभी हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। किनके बीच में हुई, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं इलाहाबाद की संधि विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं। कब हुई, डेट बता दे रहा हूं। अच्छा, एक हुई 12 अगस्त 1765, दूसरी हुई 16 अगस्त 1765। अब पहली ये संधि थी इलाहाबाद की संधि, ये दूसरी संधि थी। अब ये संधि किनके बीच में हुई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। जो पिछला वीडियो देखेंगे जरूर बताएंगे, नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़े हैं आप लोग, से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, ये अपना काम भी करते रहेगा, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा ना। चलिए, फिर दूसरा, जब इन्होंने उसके मुगल बादशाह से सालम द्वितीय से जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र ले लिया, तो अब दीवानी क्षेत्र ले लिया, तो लेकिन डायरेक्ट टैक्स वसूल नहीं सकते, तो इन्होंने 2 लोगों को नियुक्त किया था, ठीक है। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान जो 2 उप दीवान, कौन 2 उप दीवान थे? मोहम्मद रजा खां। कहाँ के लिए बनाए गए थे? ये बिहार के उप दीवान बनाए थे। दूसरे कौन थे? राजा सिताब राय। इनको बनाया गया था बंगाल का, एक को बनाया गया था बिहार का, एक को बनाया गया था बंगाल का, एक को बनाया गया था बंगाल का, दूसरे को बनाया गया था बिहार का। सर, उल्टा हो गया था। चलिए, तभी समझ रहे हैं ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, ठीक। इनको राजा मोहम्मद खां बनाया गया था बंगाल का, इनको बनाया गया था बिहार का, क्योंकि बिहार जो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा प्रांत था, तो पूरे बंगाल क्षेत्र में इनको बंगाल का बना दिया, इनको बिहार वाला क्षेत्र का बना दिया गया था। और उस समय जो बंगाल का इलाका था वो बिहार बंगाल या उड़ीसा बहुत सारा क्षेत्र आता था बंगाल में, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 उप दीवानों को इन्होंने टैक्स वसूलने के लिए, ये दोनों भारतीय थे, दोनों को इन्होंने क्या किया, नियुक्त किया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल में राजस्व वसूली के लिए लॉर्ड क्लाइव ने किनको नियुक्त किया, तो मोहम्मद रजा खां को और राजा सिताब राय को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरुआत की, तो रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कार्यकाल पूछे तो बता देना, 2 बार आए थे, ठीक है ना। चलिए, ये इतने पॉइंट को आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहुंच करके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, इतने पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। और बाकी जो पॉइंट है, मैंने जब बक्सर का युद्ध है और इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध करवाया होगा तो पूरे पॉइंट करवा दिए हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ
जो छूट जाते हैं उन्हीं को हम लोग केवल करने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा हम पढ़ा चुके हैं। जो इनके बारे में स्पेशली पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए पूछे बता दे रहे हैं। चलिए दूसरे हैं गवर्नर वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स, टाइम पीरियड इनका 1772 से 85 तक। 1772-1785 जो सबसे महत्वपूर्ण एक एक्ट आया था उसका नाम क्या था? पहली बार जो रेगुलेट मतलब इनको जो कंपनी को विनियमित करने के लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट। तो इनके कार्यकाल में आया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में आया? तो क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के कार्य या इसी के कार्यकाल में आया था। कार्यकाल में आया, ठीक है। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या जो द्वैध शासन शुरू किया गया था ना, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और द्वैध शासन को यहां समाप्त कर दिया गया। तो क्या हुआ? इसे एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है ना। एक तरफ शुरू हो रहा था, एक तरफ हम लोग खत्म कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना। 1773 क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। और कब की गई? तो 1774 में। एक्ट ये था रेगुलेटिंग एक्ट, तो कब की गई? 1774 में, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या काम किया? और जो आपको पता है, जब रॉबर्ट क्लाइव तो जो मुगल बादशाह था उसको कितने 26 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी ना। तो इन्होंने क्या किया? इसको पेंशन बंद किया। मुगल बादशाह की पेंशन, मुगल बादशाह की पेंशन की समाप्ति इन्होंने ही की। अगला और पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट इनके लिए? जो मुगल बादशाह इनकी पेंशन इन्होंने समाप्त कर दी। फिर अगला पॉइंट इसके लिए है, जो ये पहले क्या थे? गवर्नर। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन लाया गया। अब समझ गए ना, इसके अधीन लाया गया। और अब ये गवर्नर थे, अब इनको क्या बन गए? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर,
बंगाल का बंगाल का अंतिम जब गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग, जब बंगाल का गवर्नर पूछे वारेन हेस्टिंग, और पूछे क्या, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तब भी क्या है, वारेन हेस्टिंग, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं कार्यकाल में आया, और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो ये जो गवर्नर थे इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन अंतिम गवर्नर था, तो वारेन हेस्टिंग। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, क्योंकि उन्हीं को गवर्नर थे, गवर्नर के पद पर गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको इसके अधीन लाया गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट है, इन्होंने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी अदालतें या अदालतों की स्थापना की। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, 1772 ईस्वी में फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय की क्या किए, या अदालतों की इन्होंने स्थापना की। और इन्होंने राजकीय कोषागार को पहले इनका राजकीय कोषागार कहाँ था, मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, कलकत्ता लाया गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया गया, कलकत्ता लाया गया। ठीक, चलिए मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। ठीक, और इन्हीं के टाइम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्टार लगा लेना इसमें। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, पता है आपको, तो नहीं पता तो देख लीजिए, द बंगाल गजट। कौन था, द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया, कब 1780 गजट, द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशन। और किसने प्रकाशित किया, जेम्स अगस्टस हिक्की। कौन सा, यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, जेम्स अगस्टस हिक्की, नीचे जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, द बंगाल गजट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात ये। ठीक, चलिए इतना पॉइंट हो गया आप लोग। अच्छा, ये पॉइंट इतने नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतने पॉइंट लिख लिए होंगे ना। ठीक, चलिए तो कुछ पॉइंट और इसमें मेंशन कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इधर लिख दे रहे हूं। ठीक, ठीक, अब इन्हीं कार्यकाल में, ठीक, या इन्हीं टाइम पीरियड में सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, सर कार्यकाल में क्या हुआ, सर विलियम जोन्स ने
1784 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट, द एशियाटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स मारेंगे। कब की, 1784 में की। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, तब कौन सा था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। और इन्हीं के कार्यकाल में जब ये थे यहाँ पर, तो कहा 1781-85 तक तो इनका कार्यकाल, लेकिन इसकी स्थापना हुई 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में इनका क्या नाम था, मुझे भूल रहा हूँ थोड़ा से, ठीक है, कार्यकाल में वो, ठीक, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने कभी कभी 91, कभी कभी 92 लिखा मिलता कभी कभी, ठीक है। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है ना, 1791 में की, किसने, जोनाथन डंकन ने। और इनके कार्यकाल में 2 युद्ध भी हुए, ठीक है ना। चलिए, एक युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1778 से 82, और एक युद्ध और हुआ, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। अब मैंने आपको बताई थी, जब द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब इसी युद्ध से आते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है ना, और फिर संधि की जाती है, ठीक है। चलिए, आप लोग इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले गवर्नर की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट जरूर लिख लिया करिए, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ाया है, ठीक, इस वाले संडे, चलो इसी वाले संडे को हम लोग इसका सबकी प्रैक्टिस कर ली जाएगी, ठीक है। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा हिस्ट्री, ठीक है ना, तो पूरी जितना इतिहास हमने पढ़ाया है ना, उसका 100-200 क्वेश्चन का क्या कर लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो सही रहेगा ना। चलिए, चलो शुरू करते हैं। अगले हैं कॉर्नवालिस। कौन है, आप लोगों ने हेडिंग पहले डाल लिया था ना, कि बाद में गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, ठीक है ना, तो उसी पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग। चले, कॉर्नवालिस, टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1893 तक, 1786 से 1793 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते हैं। चलिए, जो कॉर्नवालिस थे, तो जो इनके कार्यकाल में जो सबसे पहले मैं एक व्यवस्था को बताई थी, स्थायी बंदोबस्त। तो इन्हीं कार्यकाल में शुरू की गई थी। कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। चलिए, छोटा पॉइंट से शुरू करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के जनक, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी प्रथा थी, इन्होंने शुरू की थी बंगाल में हम जो मद्रास कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश का जो बनारस वाला क्षेत्र था, इनमें। और कितने % भाग पर शुरू की गई थी,
कितने 19% भाग पर। और जो और थे महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, आप लोग कमेंट करके बताइए कि महालवाड़ी कितने % पर थी और रैयतवाड़ी, और इनके जनक कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने इसके पूरा वीडियो बना के पूरी राजस्व व्यवस्था में आपको समझा दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहा करिए, इसी के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। चलिए, और इन्होंने क्या किया, एक न्यायिक एवं कर संबंधी, न्यायिक एवं कर संबंधी शक्ति का पृथक्करण कर दिया, पृथक्करण कर दिया, ठीक है। जो पहले जो न्याय और टैक्स एक ही लोग देखते थे, एक ही व्यवस्था के तहत ये होता था, तो उसके क्या किया इन्होंने, इनको क्या किया, पृथक्करण कर दिया कि भाई टैक्स अलग देखेंगे और जो न्याय व्यवस्था होगी वो अलग देखी जाएगी, ठीक। चलिए, और इन्होंने और क्या किया, प्रत्येक जिले में, ठीक है, जिले के समस्त अधिकार, जो क्या किया है, जिले के समस्त अधिकार, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए, कलेक्टर को दे दिए गए। ये सब कार्यवाही इसने किया, ठीक है ना। और इन्होंने 4, इनको बोलते हैं भ्रमणशील या प्रांतीय बोल सकते हैं, कहीं कहीं प्रांतीय भी लगते हैं, भ्रमणशील या प्रांतीय अदालतों का, या अदालतों की स्थापना 4 जगह की, 4 भ्रमणशील, ठीक है। तो कहाँ कहाँ की, 3 बंगाल में और 1 बिहार में, ठीक। तो 3 बंगाल में जगह कौन कौन सी थी, बंगाल में कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, ठीक। और एक कहाँ की, बिहार में, एक बिहार में, और बिहार में कहाँ, बिहार में जाएगा पटना में, ठीक है ना। कभी आपसे पूछे तो कर सकते हैं, ये पूछेगा प्रांतीय अदालतों के बारे में, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, कहीं बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। लेकिन जो बिहार वाले बच्चे, जो बिहार से देख रहे हैं, जो बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए जो देगा भी, तो इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी तो याद रखना भी चाहिए, क्योंकि वही इलाका था, लेकिन ये जरूर उसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है, ठीक। और इन्होंने क्या किया, एक बात और थी इनमें, 1793 जो ईस्वी में कार्नवालिस कोड भी आया था। कार्नवालिस कोड की स्थापना कब की गई, 1793 में। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखा रहे हैं, चलिए। और इनको भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, किसको, भारतीय सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में पॉइंट नोट डाउन करें, किसको क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक जिले में इन्होंने कहा, प्रत्येक जिले में इन्होंने थाने की स्थापना की, प्रत्येक जिले में थाने की स्थापना एवं प्रत्येक जिले में थाने की स्थापना एवं वहाँ का इंचार्ज दरोगा को बनाया। पहले कहाँ, आप ना सोचना कि जिले में तो ढेर सारे थाने होते हैं, पहले बस कि प्रत्येक जिले में थाने की व्यवस्था की किसने, कार्नवालिस ने, और वहाँ का जो इंचार्ज किसको बनाया गया, वहाँ का इंचार्ज दरोगा को बनाया गया। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और जो इनके जो पॉइंट थे लगभग ये पॉइंट। और हाँ, एक चीज़ और, एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती है, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। मतलब कब हुई ये क्वेश्चन कम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसा
कौन सा गवर्नर है जिसकी कब्र गाजीपुर में है? तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है कहाँ पर बनी है? गाजीपुर में। यही उत्तर प्रदेश का जिला ही है गाजीपुर, तो वहाँ है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट। इसमें पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता, सिविल सेवक जनक और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, और कभी कभी ये कि थाने की स्थापना और करेम ने। मैक्सिमम जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूँ, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे में सिविल सेवा वाला और है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, आप लोग याद रखना, और दरोगा की स्थापना भी। ठीक है ना, चलिए अब जो अगले गवर्नर हैं उनका नाम है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793 से 98 तक रहे। ठीक, इनका जो पॉइंट है केवल एक ही पॉइंट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम इधर लिख दे रहे हैं। इनके लिए केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का अहस्तक्षेप की नीति द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का अनुसरण। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा जाता कि हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? कौन है? सर जॉन शोर ने। या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का अनुपालन किसने किया था? सर जॉन शोर ने। केवल यही पॉइंट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो फालतू और हम लोग एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। अब दूसरे देखते हैं जो इससे सब इंपॉर्टेंट है, वो है लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली टाइम पीरियड है 1798 से 1805। ठीक, चलिए सबसे पहले जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहायक संधि का जनक इनको माना जाता है। कौन सा? सहायक संधि का जनक। और सहायक संधि तो मैंने आपको बताई थी। सहायक संधि वो होती कि जो एक सेना रखनी होती थी, सेना के माध्यम से क्या सेना रहेगी अंग्रेजों की, आपको लेकिन पैसा आपको ही देना पड़ेगा सेना का। आपकी सुरक्षा के लिए सेना रहेगी और पैसा आपको देना पड़ेगा, जो भुगतान होगा सेना का वो भी करना आपको पड़ेगा, इस टाइप की। और दरअसल क्या थी, ये अंग्रेजों ने जो भारतीय राजा थे उनको सुरक्षा के नाम पर क्या किया, उनकी पूरी स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया था इस नीति के माध्यम से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था, इस टाइप पूछा। और सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन था। ठीक है ना, तो उसमें पूरा मैं सीक्वेंस लिखा दे रहा हूं, सहायक संधि किसने किसने स्वीकार किया, तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक, तो कह सकते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य हम लोग इसको नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन थे? पहले थे हैदराबाद, सबसे पहले कौन था? हैदराबाद। ये थे हैदराबाद 1798 में।
दूसरे थे मैसूर। टीपू टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई थी ना, और बताया था कि वाडेयार नरेश के जो राजा थे, मतलब जो छोटा बच्चा था कृष्णराज, उसके साथ की गई थी 1799 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। तीसरी थी जो, वो थी मैसूर हो गए, तंजौर। तंजौर ये भी 1799 में ही हुई, तंजौर वाली संधि। फिर चौथे नंबर ये संधि हुई अवध। अवध के नवाब के, ठीक, 1801 में। अगली हुई पेशवा के साथ, ये भी हुई 1801 में, लेकिन दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 1801 में हुई। इसके बाद बरार के भोसले थे, जो 5वें डाल लीजिए, इसको 6वें नंबर डाल लीजिए, बरार एवं भोसले। बरार के भोसले के साथ हुई थी, कब हुई? ये हुई, ये भी हुई लगभग ये हुई 3 में, दिसंबर 1803 में हुई, दिसंबर 1803 में हुई। अब 7वें लिख लेना, सिंधिया। सिंधिया थे, ये हुई 1804 में, ये इंपॉर्टेंट। और सीक्वेंस यहाँ तक ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ये सीक्वेंस भी दे देता है, कहो ये दे दे, ये दे, इस टाइप में दे देगा कि सबसे पहले कौन सी संधि, किसको सहायक संधि के तहत क्या किया गया, इसको किसको विलय किया गया, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे दे सकता है, तो आप लोग सीक्वेंस के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के टाइम में हुआ, तो लॉर्ड वेलेस्ली थी। कौन? आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध किसे? टीपू सुल्तान के मध्य और अंग्रेजों में 1799। इस युद्ध के बाद ही संधि हुई थी, कौन सी? मैसूर वाली, ठीक है ना, सहायक संधि। लेकिन टीपू सुल्तान से नहीं हुई थी, याद रखना बात। वाडिया नरेश के एक छोटा सा बच्चा था राजा, जिसको बना दिया गया था, उसके साथ हुई थी, 2 साल का लड़का था उसके साथ। चलिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना, ठीक है ना। ये पॉइंट है, आप लोग इतने पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब एक छोटा से और हैं, जो गवर्नर जनरल हैं उनको भी लिखा दे रहे हैं। इसके बाद जो बाकी गवर्नर जनरल हैं हम लोग नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और है, तो हम आपको लिखा दे रहे हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इनकी जगह में लिख दे रहे हैं उनको। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के आधार पर कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो इसलिए लिखना पड़ रहा है। इनका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। क्या नाम है? सर जॉर्ज बार्लो। टाइम पीरियड 1805 से 1807। इनके हम केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि 1806 में बिल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था इनके टाइम। बिल्लौर में सिपाही विद्रोह, ठीक है ना। वेलेस्ली के बाद क्या है? ये है सर जॉन बार्लो, ठीक है। तो ये थे आज कुछ हमने गवर्नर बताए गए, कुछ गवर्नर जनरल आपको बता दिए, ठीक है। अब अगले क्लिप में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो और गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग फिर वायसराय की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जो हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे तक पहुंचाएं, और अपनी प्रतिक्रिया, जो जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।